Meet teaching time. तो मैम हाँ, पर Speech बुक mode. नहीं है। Speech mode beeps. तुम्हारे पास सबके पास बुक है, बुक का कोई नाम नहीं लेगा कि नहीं है। जो बुक मैम सच में नहीं है। मैम सच में नहीं है, अभी लेनी है। तो लेनी है तो वो तो तुम लेते रहोगे, पीडीएफ तो भेजा है ना सबको मैंने। यस मैम, ठीक है मैम, मैं वहां से देख के पढ़ती हूँ। वही तो, ऐसा थोड़ी होगा कि जब तक तुम बुक नहीं खरीदोगे तो पढ़ेंगे नहीं। तो आप निकालो और पढ़ो, जो आएगा उसको ले लिया जाएगा। ओके मैम, कोई बुक भेज दो ग्रुप पे। कल देखो, जब भेजी थी तो तुमने नहीं डाउनलोड करी ना। मैम ग्रुप में नहीं है बुक। अब जब डाली जाएगी तब होगी ना। तो आप लोग चैट क्लियर कर लिया होगा जब से, तो व्हाट्सएप कोई ऐसा जगह थोड़ी है कि Speech mode talk. मिल गई मैम, मिल गई। Button admit. मैम शुरू करूँ? Priyanka हाँ Chauhan. हाँ, Speech mode off. कौन सी पढ़नी थी मैम आज? अब बीच में छोड़ने से कुछ नहीं होगा, कंटिन्यू में चीज पढ़ जाती है तभी समझ में आती। तो शुरू से पढ़ लेते, छोटी कविता है। बस आज भगवान से मैं प्रे करती रही हूँ कि कोई विघ्न ना पड़े, तो उम्मीद है कि कोई विघ्न नहीं पड़ेगा। मैम कविता कौन सी है? और ले चल मुझे भुलावा देकर, मुझे नहीं वहां भुलावा देकर, वो मुझे ठीक है रटा मैम, रहता है। ठीक है मैम। मैम शुरू करें? हाँ हाँ, शुरू करो। ठीक है मैम। दो दो लाइन ही पढ़ना। वैसे तो एक लाइन पढ़वाती हूँ, लेकिन बार बार पढ़ चुके हैं इसलिए दो लाइन बोल रही हूँ। हाँ जी मैम। मिल भी नहीं रहा। आराम से पहले से खोल लिया करो। जब पता है क्लास में आए हैं तो बुक तो खोलनी पड़ेगी। गर्ल्स सब लोग खोला करो। देखो, ये जरूरी नहीं है कि जो रीडिंग करेगा वो बुक खोले, बुक सबको खोलनी है। और कविता जहां भी हम पढ़ रहे हैं, जिस कविता को, उसे सबको मिलाना है। तो अगर किसी ने खोला था पहले और पेज नंबर मालूम है तो बता दो पायल को। मैम मिल गया 62। ठीक है, और उन्हें नहीं सभी खोला तो आप लोग भी खोल लो। साथ सभी साथ खोलो। शब्दों पर ध्यान दोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। मैम यही है, मधुप गुनगुनाकर। नहीं 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 नहीं, ये तो पढ़ चुके हैं। ले वहाँ वो वाला पढ़ना। तमन्ना कहाँ है पेज नंबर? 61 पेज नंबर है. मेरे पास बुक है तो मैं एक मिनट देख बता दूँ। 61 पायल 61. 61 मैम मिल गया। हम्म, ठीक है। ले चल वहाँ बुलावा देकर, मेरे नाविक धीरे धीरे, जिस निर्जन में सागर पूरी लहरे मत पढ़ो, अंबर। पूरी मत पढ़ो, क्योंकि दो दो लाइनें कराती जाऊं। ये तो जब बिल्कुल कविता को हम शुरू से करना ही शुरू करते हैं तो जरूरत होती है, लेकिन हम ये इसको दो बार कर चुके हैं तो थोड़ा जल्दी ही कवर करेंगे। आपको याद होगा पीछे हम जब बात कर रहे थे कि ले चल वहां भुलावा देकर, मेरे नाविक धीरे धीरे। तो जो नाविक है, नाविक में श्लेष अलंकार है। श्लेष की पहचान आपको बताई थी, याद है? श्लेष कैसे पहचानते हैं हम? किसी शब्द में श्लेष अलंकार की पहचान कैसे होती है, कोई बताओ? किसी को याद नहीं है? सुन तो सब रहे हो। चिपका हुआ। क्या? हाँ, चिपका हुआ। तो वैसे बताओ कि हम पहचानते कैसे हैं? चिपका हुआ होता है तो वो कैसे पता चलता है कि चिपका हुआ है? चिपका हुआ कैसे देख पाते हो आप उसे?
देखिए, नाविक के यहाँ दो अर्थ हैं, एक है ईश्वर और एक नाविक ही जो मल्लाह होता है। दो अर्थ निकल रहे हैं ना। तो इसकी परिभाषा ऐसे होती है कि कविता में जब कोई शब्द एक बार प्रयोग किया जाए लेकिन उसका अर्थ एक से अधिक निकलता हो। शब्द का प्रयोग तो एक बार हुआ है लेकिन अर्थ एक नहीं निकलेगा, अर्थ एक से अधिक निकलेंगे, तब उसमें श्लेष अलंकार होता है। यहाँ पर ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, तो नाविक शब्द एक ही बार इस्तेमाल हुआ ना, लेकिन इसके अर्थ दो निकल रहे हैं, बल्कि तीन भी निकल रहे हैं। ईश्वर, अपना प्रिय और मल्लाह। तो जब एक से अधिक अर्थ निकल रहा है लेकिन उस शब्द का प्रयोग एक ही बार हुआ है, उसे श्लेष कहते हैं। और चिपका हुआ का मतलब वही है कि अर्थ चिपके हुए हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ ये कह दें कि जिस चिपका हुआ होता है श्लेष का अर्थ, तो ये किसी को समझ में नहीं आएगा कि कहाँ क्या चिपक गया है और चिपका हुआ आपको दिख कैसे रहा है। तो परिभाषा ये है, ठीक है। अब मैंने आपको पहले भी बताया कि ये छायावादी कविता है और छायावादी से कहा ही इसलिए गया कि बहुत से विद्वानों ने माना कि जो कविता की छाया मात्र है, जो ये छायावादी कवि लिख रहे हैं, इसमें कविता की छाया मात्र है, वास्तव में ये कविता नहीं है। इसमें रहस्य है, कई अर्थ निकल रहे हैं और जिसको जो अर्थ ज्यादा सार्थक लगता है वो उस अर्थ के अनुसार व्याख्या करता है। तो ज्यादा जो प्रत्यक्ष अर्थ निकल रहा है वो ये कि कवि बहुत दुखी है, निराश है और वो कहता है कि हे ईश्वर, इस संसार से मुझे ले चलो, धीरे धीरे ले चलो। अचानक क्यों नहीं? अचानक तो मृत्यु ही आती है ना। अगर हम मैम मतलब वो अपनी जिंदगी से परेशान है कभी। हाँ, कवि की कविता यही कहती है, कवि की कविता यही कहती है कि कवि अपनी जिंदगी से परेशान है, उदास है, निराश है, इसलिए ईश्वर से प्रार्थना करता है कि मेरे नाविक, हे ईश्वर, मुझे यहाँ से ले चलो। और वो भी कैसे? धीरे धीरे। धीरे धीरे कैसे? क्योंकि आराम आराम से, बिना किसी तकलीफ के, झटके से तो मृत्यु आती है ना, अचानक। तो धीरे यस धीरे ले मैम। चलो, धीरे धीरे। अब आ, इसी तरह से एक अर्थ ये भी निकलता है कि शायद कवि अपने प्रिय से कह रहा है, जो भी उसका प्रिय हो, कि मुझे कहीं ले चलो धीरे धीरे। और कैसे ले चलो? भुलावा देकर। भगवान से भी कहें तो भी भुलावा कैसा? मुझे एहसास ना हो कि मेरी मृत्यु हो रही है, मैं तड़प रहा हूं, अब मैं मरने वाला हूं, तो ये जो भय नहीं हो, भुलावा मतलब वो देकर कहना आराम। चाहता है मैम कि एकदम से ले जा मुझे मृत्यु, धीरे, ना मुझे कोई दुख हो एकदम ना से दर्द नहीं, हो। नो नो, एकदम से नहीं, धीरे धीरे, धीरे धीरे, धीरे धीरे कह रहा है। आराम आराम से ले चलो, बिना किसी तकलीफ के। इसी तरह प्रिय से भी कह रहा है कि आप मुझे धीरे धीरे ले चलो। जो व्यक्ति थका है, दुखी है, उदास है, वो उछल कूद नहीं करेगा, वो दौड़ेगा नहीं, वो चाहेगा कि धीरे धीरे चला जाए, बल्कि बात भी वो धीरे धीरे करेगा। वो तो सोचता है दूसरा भी उससे धीरे धीरे आराम से बात करे, है ना। जब व्यक्ति प्रसन्न होता है, उसमें प्रसन्नता की ऊर्जा होती है, तब वो डांस करता है। एक व्यक्ति जो दुखी होता है वो डांस नहीं करता, वो डांस का एक्शन करता है ना। तो धीरे धीरे, धीरे धीरे ले चलो और भुलावा देकर ले चलो। दो अर्थ इसमें एक ईश्वर के लिए भी निकलते हैं, प्रिय के लिए भी निकलते हैं। आगे पढ़ो।
जिस निर्जन में सागर लहरी, अंबर के कानों में गहरी। और जिस अंबर में सागर लहरी, अंबर आकाश, जिस आ, जहां पर सागर आसमान तक लहरें पहुंचाता हो, वहां पर क्या हो, छोटी छोटी लहरें हो, आसमान को छूने वाली नहीं। अंबर लहरी ना हो, सागर लहरी हो, छोटी छोटी लहरें हो, क्योंकि कवि को ज्यादा शोर नहीं चाहिए, ज्यादा उछल नहीं चाहिए, जब अंबर तक की लहरें नहीं चाहिए। ऐसी जगह ले चलो जहां सागर लहरी हो, छोटी छोटी लहरें उठती हों, और आसमान हो, आसमान के तले हो, लेकिन अंबर तक छूने वाली लहरें ना हो, छोटी छोटी लहरें हों। जैसे आपको पता है कवि को छोटी लहरें बहुत पसंद है। सबसे पहली कविता हमने वही पढ़ी थी, उठ उठरी लघु लोल लहर। लघु लहर, वहां पर भी कवि को छोटी छोटी लहरें, क्योंकि जो छोटी लहर है वो किसी का नुकसान नहीं करती, वो भिगो कर जाती है, सिक्त करके जाती है, ठंडक देकर जाती है ना। बड़ी लहर तो कुछ चीजें उठा के इधर पटक सकती है अंदर की तरफ, कुछ बाहर की तरफ। बड़ी लहर तो मैम इंसान ही ले जाती है। वही तो, इसीलिए कवि को छोटी छोटी लहरों की बात कर रहा है। उसी तरह से प्यार भी अगर धीरे धीरे किया जाए तो वो प्यार लगता है, जोर जोर से तो आंदोलित करना लगता है। जैसे किसी को आप बड़े प्यार प्यार से धीरे धीरे छुएं तो वो फीलिंग में डूब जाएगा, लेकिन जो एक प्यार में थप्पड़ भी तो मारते हैं, मुक्का भी तो मारते हैं, पता होता प्यार ही है, पर वो प्यार तभी अच्छा लगता है जब व्यक्ति का मूड अच्छा नहीं हो। नहीं तो व्यक्ति बोलता है यार मत करना प्लीज, मेरा मूड ठीक नहीं है ना। तो धीरे धीरे, क्योंकि कभी यहाँ पर उदास है। आगे आगे पढ़ो, साथ में मिलाते भी जाओ। कुछ हाँ जी मैम। शब्द कोई छूटा हो, तुम्हें क्लियर ना हुआ हो तो पूछ भी लो। ओके मैम। निश्चल प्रेम कथा कहती तुम्हारी हो। आवाज बहुत दूर सी हो गई है, देख लो जरा स्पीकर वगैरह ठीक है। मैम आप हाँ ठीक है? अब ठीक है। हाँ जी मैम। निश्चल प्रेम कथा कहती हो, तज कोलाहल की अग्नि है। अब नीरे होना चाहिए। तो निश्चल, अब देखिए वो जो लहरी है ना, एक तरह से वो प्रिय के रूप में ही लहरी है। उनका कहना है कि वहां पर ले चलो मुझे नाविक, मेरी प्रिय मुझे वहां पर ले चलो जहां पर ये अवनी मतलब आपको बताया था मैंने, पृथ्वी, इसका कोलाहल ना हो, शोर ना हो, क्या हो, प्रेम कथा कहती हो, बड़े प्यार से धीरे धीरे कोई प्रेम कथा कहती हो, मतलब प्रेम जताती हो, प्रेम की बातें करे, सब कुछ बस प्रेम हो, कोई शिकायत नहीं हो, कोई गुस्सा नहीं हो, कोई जिद नहीं हो, बस प्रेम हो। तो वहां पर ले चलो जहां पर ना तो अंबर को छूने वाली शोर करती हुई लहरें हो, और ना इस अग्नि का, इस पृथ्वी का कोलाहल हो। को देखिए, वैसे तो हर चीज ध्वनि है, पर जब कोई ध्वनि कानों को अच्छी नहीं लगती तो उसे कोलाहल कहा जाता है, कि वो शोर है। तो कभी शोर शराबे से दूर, कहीं आसमान के तले जहां छोटी छोटी लहरें उठती हों और प्रिय प्रेम कथा कहती हो, उनका कहना है वहां ले चलो। अब कुछ विद्वान जो कहते हैं कि प्रसाद पलायनवादी हैं, संसार से निराश हो करके आसमान में जाने की, भगवान के पास जाने की, मृत्यु की कामना कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे ये लगता है कि संभव है
मृत्यु की कामना कर ही रहे हों, लेकिन ये भी संभव है कि वो अपने किसी प्रिय से कह रहे हों, चाहे प्रिय भले सामने ना हो, लेकिन कह रहे हों कि काश तुम आ जाओ और मुझे कहीं दूर इस कोलाहल से ले जाओ। क्योंकि कभी प्रेम की बातें भी सुनना चाहता है। तो अगर कभी ऐसा सोचता है कि प्रेम की बातें भगवान के पास जाकर ही सुनने को मिलेंगी, तो मुझे लगता है कि इस कविता की फिर तो प्रासंगिकता और भी कम हो जाएगी। क्योंकि इस संसार में जहाँ प्राणी हैं, यहाँ पर प्रेम की तलाश नहीं की गई, और यहाँ पर तो प्रूफ भी है कि अगर कोई चाहे तो हमें प्रेम दे सकता है और किसी को हम दे सकते हैं। स्वर्ग तो किसी ने देखा नहीं है, पर हाँ, यस मैम। पर बात यह है कि ये जो छायावादी कवि है, ये ज्यादातर रहस्यात्मक ढंग से ईश्वर की ही कल्पना करता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब व्यक्ति बहुत दुखी होता है, बहुत उदास होता है और उसको लगता है इस दुनिया में कोई नहीं है जो उसे समझ सकता है, तो भले ही उसने स्वर्ग नहीं देखा, ईश्वर नहीं देखा, लेकिन फिर भी वो ईश्वर को ही याद करता है और उसे लगता है कि जैसे वहां पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर उसे पता चल जाता है कि मैम दुनिया में कोई नहीं है ईश्वर के अलावा, तभी वो अपनी पुकार ईश्वर तक पहुंचाता है। लेकिन जब वो ईश्वर तक पहुंचाता है, तब वो ईश्वर के से ही प्रेम करता है। फिर वो ये नहीं मांगता कि वहां पर कोई प्रिय भी हो जो धीरे धीरे प्रेम कथा कहती हो, लेकिन कवि ये कह रहा है ना। तो इसलिए यही लगता है कि वो जो कुछ सोच रहा है, वो ईश्वर से प्रार्थना तो कर रहा है, लेकिन वो ये चाहता है कि उसकी प्रिय उसके साथ हो और शांत वातावरण हो, समुद्र का किनारा हो जहाँ छोटी छोटी लहरें हो, और प्रिय उसकी जो प्रिया है वो उससे प्रेम कथा कहती हो। ऐसी प्रार्थना लगती है। यस, आगे। हाँ जी मैम। नील नयन से ढुलक आती हो ताराओं की पाती घनी रे। अब नील नयन से ढुलकाती हो। कवि को शायद एक तो नीली आंखें पसंद हैं, इसलिए नील नयन की कल्पना कर रहा है कि नीली आंखें हो उसकी प्रिया की। दूसरा, आसमान नीला होता है, और आसमान नीला होता है, उसका रंग नीला है, इसीलिए वो बहुत विस्तृत है, दिखता है, उस अपने विस्तार के कारण ही बल्कि नीला दिखता है। तो अपनी प्रिय की आंखों की कल्पना आसमान से करना, या आसमान से प्रिय की आंखों की कल्पना करना, कवि अपने प्रेम को बहुत बड़े विस्तार के रूप में देखना चाहता है। वो चाहता है कि प्रिय जब उसकी बात करे, प्रेम कथा सुनाए, और सागर की उस छोटी छोटी लहरों की तरह हो। जैसे कि आपने देखा था कि पीछे कविता में वो कह रहा था कि इधर सिक्त कर जाए, सींच जाए, जो मरुभूमि है जहां पर पानी नहीं मिल पाता है, वहां पर सिकता की रेखा बना जाए। तो इसी तरह से कवि कहना चाहता है कि बिल्कुल छोटी छोटी लहरों की तरह जो प्यार करे और प्रेम कथा कहे, तब उसकी आंखें इतनी विस्तार में हो, इतनी प्रेम में हो, इतनी बिल्कुल जैसे नीले आसमान की तरह, और मैं उसी में, उस आसमान में ही खो जाऊं। अब ये आसमान परमात्मा का आसमान भी है और प्रिय के प्रेम का आसमान भी है, पर वो नीले रंग की कल्पना करके कवि अपनी प्रिय की आंखों की कल्पना भी विशाल आकाश की तरह कर रहा है, जिसमें कभी डूब जाए, जिसमें कभी खो जाए, और उस विशाल आसमान की भी कल्पना कर रहा है जहाँ शांत वातावरण हो, समुद्र की बस छोटी छोटी लहरें हो, कवि की प्रिया हो, और प्रेम भरी बातें, और कुछ भी नहीं, कोई कोलाहल नहीं, ना सागर का, ना धरती का। आगे। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ, 2 लाइन रह गई हैं पीछे। अच्छा तो कोई यस। नहीं, अभी कर लेंगे।
पीछे छूट गई, वो भी पढ़ते हुए थे लाइनें, वो करना। जस्ट मैं पढ़ती हूँ। जहाँ साजसी जीवन छाया ढीले अपनी कोमल काया। जहाँ सांझ सी होगा, जहाँ सांझ सी कोमल काया, जीवन छाया मैम। जीवन छाया, जीवन छाया, जहाँ सांझ सी जीवन छाया ढीले अपनी कोमल काया। तो सांझ सी में उपमा अलंकार है। और एक बार फिर से बोलना जरा पहली लाइन, जहाँ सांझ सी है। जहाँ सांझ सी जीवन हाँ ठीक है, ठीक है, वो जीवन। छाया तो ढीले अपनी कोमल काया। जो सांझ सी शब्द है वो सॉरी कोमल काया कह रही हूँ, उसमें उपमा अलंकार है। अब ढीले मतलब ढीला छोड़ देना। सांझ सी, यहाँ पर भी दो अर्थ निकल रहे हैं। जो मैम जीवन, सांझ सी में उत्प्रेक्षा अलंकार नहीं होगा? नहीं, क्योंकि ठीक है। जब सी सा से होता है ना, तो उपमा अलंकार होता है। जब ऐसा कहता है कभी कि ऐसा हो सकता है, जैसे अगर कभी ऐसे कहता कि ऐसा लगता है कि सांझ सी है ये कोमल काया, है ना, ये जीवन जो भी है, तो होता। जैसे मान लो चांद सा मुख है, तब तो उपमा अलंकार है। चंद्रमुख है तो रूपक अलंकार है। लेकिन चंद्रमा के समान मुख है तो फिर उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्योंकि संभावना की गई है। चंद्रमा नहीं है, चंद्रमा के समान है। वो ऐसे लगता था, मान लो चंद्रमा के समान हो, मतलब संभावना व्यक्त की जाए तो, लेकिन नहीं, उसके समान था तो उपमा अलंकार होगा। नहीं, बिल्कुल वही था, चंद्रमुख, बिल्कुल चंद्रमा था। मुख ऐसा था कि मानो चंद्रमा, चंद्रमा, तो तब रूपक हो जाता है। तो यहाँ पर सी है ना, सांझ सी है, संभावना नहीं है, बिल्कुल है, उसी के समान है। तो अगर उसी के समान है तो यहाँ पर उपमा अलंकार होगा। अब ढीले अपनी कोमल काया, जो अपना शरीर कोमल हो है, वो जीवन संध्या में आते आते जो बहुत कोमल था, बहुत ही आकर्षण था, वो जो जीवन का जो सांझ वाला समय है, अंतिम समय, जब व्यक्ति वृद्धावस्था की बात करता है, तो ढीले अपनी कोमल काया, वो काया जो है, काया मतलब शरीर, ढीला पड़ने लगता है, शिथिल पड़ने लगता है। तो उसी प्रकार कवि कैसी कल्पना कर रहा है, उसी प्रकार मैं अपने प्रिया के साथ में एकदम शिथिल हो जाऊं, कोई चंचलता ना हो, कोई हलचल ना हो, एकदम ढीला, बिल्कुल शांत, बस उसके प्रेम भरी बातों को सुनता हुआ, कोई हरकत ना करता हुआ एकदम शांत रहूं और मैं शांत पड़ जाऊं। इस तरह से जीवन का अंत हो, किसी तरह की परेशानी ना हो, किसी तरह का दुख ना हो, किसी तरह का मन विचलित ना हो, कुछ भी नहीं हो। जो ये जीवन है, ये बिल्कुल सांझ की तरह हो। जैसे जैसे सांझ आती है, मतलब संध्या आती है, वो अभी आप ऐसे कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी कभी उस तरह से कल्पना करो कि आप लोग कहीं बाहर से बहुत सारा काम काज करके थक कर आए हो, तो शाम में लगेगा कि बस कोई खाना दे दे, आराम से शांत रहें, कुछ न बोलें, कुछ न कहें, और आराम से कुछ कोई बात करता हो तो बस सुनते रहें। जैसे पहले होता नहीं था कि लोग काम वाम करके खेतों वेतों में थक जाया करते थे, तो ज्यादा एकदम शिथिल मूड में आ जाते थे। शाम होते ही, है ना, शाम होते ही इंसान अपनी टेंशनें भूल जाता था मैम। बिल्कुल। इसी तरह जो प्रेमी युगल हैं, वो प्रेमी युगल दिन भर के अपने काम काज में थकते हुए शाम का इंतजार करते हैं, और धीरे धीरे सारी टेंशन का तनाव ढीला करते हुए अब प्रेम में मग्न होने लगते हैं कि अब सांझ आ गई है, अब एक साथ हम बस खाना खाएंगे, एक साथ सोने चले जाएंगे,
तो उसी तरह की कल्पना कवि कर रहा है कि जो जीवन का अंतिम समय है वो भी कुछ इसी तरह हो, जीवन संध्या, कि जैसे सांझ में जो कोमल काया थी वो ढीली पड़ जाती थी, उसी तरह से ये वृद्धावस्था की काया भी हो जाए कि मान लो प्रेम में ढीली पड़ रही है और प्रेम में ही युक्त होकर के डूब करके इसका अंत हो रहा है। उस तरह ना हो कि बीमार पड़े हैं, तड़प रहे हैं, पीड़ा में हैं और कहें कि भगवान यहाँ से ले चलो कहीं, या फिर प्रिय से कहें कि तुम और मेरा ध्यान रखो। इस तरह की कोई शिकायत वाली बात ना हो, प्रिया साथ हो, प्रेम हो, प्रेम से बात कर रही हो और फिर उसी में डूब करके चुपचाप शिथिल हो जाऊं, ढीला पड़ जाऊं और ये जीवन का सांझ जो है ना बिल्कुल उस सांझ की तरह ही अंत हो जैसे सांझ के समय व्यक्ति कोमल कायाएं ढीली पड़ जाती हैं, शिथिल पड़ जाती हैं। आगे जिस गंभीर मधुर छाया में विश्व चित्रपट चल माया में। अब कवि कहता है कि जैसे गंभीर हो करके हम इस विश्व को देखते हैं इस चित्रपट पर। चित्रपट मतलब होता है वस्त्र, मतलब पर्दा, और पर्दे के लिए इस्तेमाल होता है ज्यादातर। पट मतलब तो वस्त्र ही होता है, लेकिन वस्त्र से ही, कपड़े से ही तो पर्दा बनता है ना, इसीलिए पट इस्तेमाल किया जाता है। और चित्रपट जो पर्दे में चलने वाला चित्र, जैसे जो हमारे टीवी और फिल्म में ये सब चलते हैं तो पर्दे जो से पहले होता था मैम, हम्म जो पहले के समय में दिखाते थे पर्दे पर चित्र। अभी भी तो पर्दे में तो होते हैं, और क्या कोई प्रत्यक्ष होता है? सब कुछ तो नहीं पर्दे। मैम, पहले दिखाते नहीं थे, पर्दा बिछाते थे, फिर हाथों से कुछ कुछ बनाते के ऐसे फिल्म सी दिखाते थे। बल्कि वो तो स्टेज पे सिर्फ इसलिए पर्दा होता था कि जब से मान लो एक नाटक है तो दो तीन इकाइयां हैं मान लीजिए, तो जो इकाई मंचित हो रही है मंच में वो दिखे, और दूसरा पर्दे के अंदर कलाकार तैयार हो रहे होते थे, दूसरे मंच के बैठे होते थे। वो चीज नहीं, जो ये जैसे मान लो आप फिल्म देख रहे हो तो क्या है, रील ही है ना, रील ही तो है। तो ये चित्रपट एक तरह से पर्दे में चित्र दिख रहा है। आप उसको छू थोड़े सकते हो, नहीं छू सकते, समझ नहीं पा छू रहे सकते हो? मैम, देख सकते हो सिर्फ। देख सकते हो, और जो देख रहे हो वो तुम्हारे सामने होता हुआ दिख रहा है, पर अभी तुम्हारे सामने हो नहीं रहा। मान लो शाहरुख खान तुम्हारे सामने खाना खा रहा है किसी पिक्चर में या टीवी में, तो वो तुम्हें दिख रहा है, लेकिन इस समय शाहरुख खान पता नहीं कहाँ होगा। तो यस मैम, कहाँ वो से दिख अपने रहा है? घर में पर्दे होगा। में से दिख रहा है। यस मैम। हाँ, तो यही चित्रपट है। तो वो कहते हैं कि जो ये संसार है वो तो एक चित्रपट है, इसको गंभीरता से हम लेते हैं और इसके सुख दुख में डूबते हैं, इसी से हमें ज्यादा परेशानी होती है। तो यहाँ ये जो लाइनें हैं ना, ये लाइनें भी कवि को पलायनवादी कह रही हैं, क्योंकि अगर आप इस संसार को ही चित्रपट कह करके नकार देंगे और इसकी निरर्थकता समझेंगे तो फिर आप किससे प्रेम करेंगे और कौन आपसे करे? मान लीजिए मैं कहती हूँ कि ये संसार तो मिथ्या है, असत्य है, यहाँ तो कुछ नहीं, सब मोह माया है, तो फिर तो पढ़ना लिखना बेकार हो रहा है। पढ़ने लिखने की इतना मेहनत करने की क्या जरूरत है? यस मैम, वो भी तो है। हाँ, तो ये ऐसा नहीं है, इसी संसार में ये सब मैम कुछ है। पढ़ना लिखना एक जीवन का चक्र है। जैसे कृष्ण भगवान आए थे, वो भी पढ़े लिखे, फिर उसके बाद उन्होंने अपनी लीलाएं करी, फिर वो गए। ये एक जीवन की वो बन गई है कि हाँ हाँ पढ़ना लिखना है हमें, पर भक्ति करते रहना साथ साथ। देखो, भक्ति हर चीज में होती है। अगर आपको मैंने बोला कि आप टाइम से आएंगे और आप टाइम से आए हैं, क्या ये भक्ति नहीं है? अपने किसी भी काम को श्रद्धा पूर्वक करना, ध्यान से करना। ध्यान का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता
कि आप आंख बंद करके बस बैठ जाइए। अगर आप आंख बंद करके बैठने की जरूरत सिर्फ उतनी सी देर के लिए है कि जिसमें आप अपने मन को नियंत्रित कर सकें। और वो जो नियंत्रण क्षमता है, अगर आप सच्चे मन से 30 सेकेंड अपने मन से सारी चीजों को निकाल देते हैं, कोई टेंशन चल रही है, कोई हड़बड़ी चल रही है, तो 30 सेकेंड के लिए अगर अपनी आंखें बंद करके आप सोच लेते हैं, कोई हड़बड़ी नहीं करनी है, कोई परेशान नहीं होना है, कोई टेंशन नहीं लेनी है, लेकिन अपने काम को मुझे जाके पूरे मन से ध्यान से करना है, और जिस काम को करूंगी सिर्फ उसी पर मैं अपना ध्यान रखूंगी, दूसरे काम पर ध्यान नहीं जाने दूंगी ताकि वो काम बिगड़ जाए, तो बस काफी है आंख बंद करना। तो भक्ति भक्ति थोड़ा सा एक ऐसा शब्द है कि जिसमें आप बुराइयां नहीं देख सकते। आपने सोच लिया कि ये कहा है गुरु ने, इसीलिए यही करना है, तो बस वो सही है कि गलत है, या माँ ने कहा है, पिता ने कहा है, जो कहा है वो कर देना है, सही है गलत है दिमाग नहीं लगाना, उसको यहाँ भक्ति कहा जाता है। लेकिन अगर आप सोच विचार करके काम करते हैं, कभी कभी हम गलत हो सकते हैं, कभी मम्मी पापा भी गलत हो सकते हैं, तो प्यार से अपनी बात भी बता देना, गलत काम ना करना, लेकिन जो करना ध्यान से करना, परफेक्ट करना, ये मैं समझती हूँ प्रेम भी है, श्रद्धा भी है, और यही करना चाहिए। मैं नहीं कहती आप मेरी इस बात को मानना, है ना, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ, अगर ठीक लगे तो मानना। मैं कभी ये नहीं कहती कि कोई मुझे ऐसा गुरु माने कि बस मैं जो कह रही हूँ वही सही है, पर अगर वो आपके लिए सही है तो आप जरूर मान जाए, वो आपका निर्णय है ना। यस मैम, आपने हमें पिछली क्लास में समझाया, तो फिर हम बच्चों ने चिंतन मनन किया, तो उसके बाद आज हम सारे टाइम पर और समय पर आए हैं। तो आपने उसकी उपयोगिता समझी, इसलिए, है ना। तो भक्ति थोड़ा सा भ्रमित शब्द है, और हम अभी भक्ति वाला हमारा ये सब्जेक्ट भी नहीं है, तो और ज्यादा ना इस पे बढ़ते हुए मैं फिर से संसार पे लौटती हूँ कि ये संसार को अगर हम मिथ्या समझेंगे तो हम अपना कर्म मन से कर नहीं सकते, इसलिए हमें कर्म करना होगा। और कर्म जब कर सकते हैं जब हमें उस कर्म से फल जो प्राप्ति है, हम अगर ऐसा सोचें, बहुत से लोग कहते हैं कि कर्म का मतलब है कि आप कर्म करो और फल की चिंता मत करो, ऐसा नहीं हो सकता। आप पढ़ाई कर रही हैं, आप फल की चिंता करेंगी तभी पढ़ाई करेंगी कि मुझे ऐसे नंबर चाहिए, वो नहीं आ पाए तो आप निराश नहीं होंगे, ये अलग बात है, लेकिन आप चिंता ही नहीं करेंगी तो आप पढ़ेंगे ही नहीं। तब तो यस क्या, मैम। तब तो आप ऑनलाइन रहते हुए कितने लोग, हो सकता है कोई कोई खाना बना रहा हो, वो नहीं भी बनाना चाहता हो तो मम्मी ने कहा उन्हें प्लीज बनाओ, तो बना रहा हो, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम इसे असत्य समझेंगे तो फिर प्रिय की कल्पना हम क्यों कर रहे हैं। यहाँ पर जो प्रिय मिल सकता था यहाँ तो मिला नहीं, अब भगवान के पास कैसे गारंटी है कि वहां प्रिय मिलेगा। बिना शरीर के प्रिय का उपयोग क्या होगा, प्रिय को गले नहीं लगा सकेंगे, प्रिय हमें गले नहीं लगा सकेगा, प्रिय को हम चुंबन नहीं दे सकते, चुंबन ले नहीं सकते, बात फिर बात क्या होगी उस प्रिय की। ये तो भूत प्रेत आत्मा वाली कल्पनाओं में ज्यादा सुख मिलेगा, ये तो वही बात हो गई, जीवित रहते हुए मिलेगा नहीं, और वहां आत्मा के रूप में जैसे सब कुछ मिलेगा। और यही कल्पना जो हमने करी स्वर्ग की, तो हमने अपनी पृथ्वी को स्वर्ग नहीं बनाया, बस स्वर्ग की कल्पनाएं करते रहे कि हम अच्छे पुण्य करेंगे तो हम स्वर्ग जाएंगे, वैकुंठ जाएंगे। वहां से आके किसी ने आज तक नहीं बताया कि वाकई में स्वर्ग की व्यवस्था बहुत अच्छी है ना। तो यस मैम। कवि जो है ना यहाँ पर जो संसार को कह रहा है कि ये सिर्फ चित्रपट है। जैसे चित्रपट क्या है, चित्रपट तो वही है ना जो आप कुछ देर की फिल्म देखते हैं और इसके बाद वो खत्म, और वो भी सच्ची नहीं है। जरूरी नहीं है कि वहां पर तो झूठी मार खा रहा है व्यक्ति, झूठा ही घायल हो रहा है, सचमुच थोड़ी मर रहा है। तो ये उतना ही झूठा अगर ये संसार है, हम ऐसा मानेंगे, तो फिर हम संसार को कभी सुखमय नहीं बना सकते।
तो यही कुछ लाइनें हैं कि जो कवि को पलायनवादी कहती हैं कि जो इस संसार में सुख की बात नहीं कर रहा है और कहीं जाके आसमान के नीचे जहां पर की लहरें भी तेज ना हो उस शांति की तलाश कर रहा है। अब ये कवि की परिस्थिति क्या है? हमें ऐसा लगता है कि शायद कवि बहुत ज्यादा किसी कारण से दुखी है, इसीलिए वो कवि प्रिया के लिए भी तरस रहा है और ईश्वर की पुकार भी कर रहा है, यस ऐसा मैम, हमें आगे लगता पढ़ो। है। हाँ, विभूता विभूषी पड़े दिखाई, दुख सुख वाली सत्य बनी रे। अब आगे वही आगे कंटिन्यू करता है कि सब कुछ हमें भगवान की तरह दिखाई दे, ब्रह्म की तरह भी सारा जो वैभव है ना, वो वैभव हमें आकर्षित ना करे, हमें मोहित ना करे, हमें वो ईश्वर के समान दिखाई दे। पर सिर्फ अगर हर चीज ईश्वर हो जाए, अगर हर पूरी मिट्टी सोना हो जाए, तो आप सोना तो खा नहीं सकते। हालांकि सोना किसी के पास ना हो और मिट्टी हो तो उसमें आप अनाज उगाकर या फल उगाकर आप खा सकते हैं और जी सकते हैं। तो ऐसी कल्पनावादी बातें किसी भी व्यक्ति को ऊर्जावान नहीं बनाती, संसार के लिए उपयोगी नहीं बनाती। जिस कृष्ण का भी आप एग्जाम्पल दे रहे थे, कृष्ण कैसे पैदा होंगे? कृष्ण तो तभी पैदा होंगे ना जब खेलेंगे कूदेंगे, गाय चराएंगे, दूध पिएंगे, माखन खाएंगे, है ना? तो ये सब कुछ करने के लिए कर्म करना जरूरी है और जब कर्म करेंगे तो हमारा कोई उद्देश्य भी होगा, उस फल की प्राप्ति की भी इच्छा होगी। अगर इससे हम चित्रपट मानेंगे तो हम कर्म नहीं कर पाएंगे। आगे आगे और है जी कविता। मैम, जी मैम, हाँ जी मैम, मैं यही। श्रम विश्राम क्षितिज बेला से, जहाँ सृजन करते मेला से। फर्स्ट शब्द क्या था? श्रम विश्राम। श्रम विश्राम। हाँ, तो श्रम होता, श्रम तो आप जानते हो ना, श्रम मेहनत होती जी मैम, है और ना? श्रम विश्राम आराम। आराम। तो श्रम पायल से तूने फिर 2 विश्राम लाइन हो, छोड़ दी। नहीं, वो मैंने पढ़ ली, विभूता बनी। ये हो गया। तुम ही कहीं थोड़ी देर के लिए खो गई थी क्या? क्या बता रही थी? हाँ, तो श्रम से मतलब विश्राम हो। अब विश्राम तो वही बात है, जब सांझ की बात कर रहा है कवि तो विश्राम की भी तो बात करेगा ही, क्योंकि श्रम उसने दिन भर जो किया है, अब सांझ में जो काया ढीली हो रही है उसे शिथिल छोड़ना है, प्रेम में डूबना है। तो श्रम से विश्राम हो। और आगे क्या है? थोड़ा सा इसी को रिपीट करो पायल, यस मैम। थोड़ा सा रिपीट करो ये श्रम विश्राम के बाद। श्रम विश्राम क्षितिज बेला से। अच्छा, क्षितिज बेला से। क्षितिज होता है जहां पर धरती और आसमान, समुद्र के किनारे कुछ ऐसी जगह होती हैं। अब मुझे पता नहीं है, मैंने भी पढ़ा ही है, जैसे तुम्हें पढ़ा रही हूँ तो मैंने भी पढ़ा ही है। वहां पे कहते हैं कि धरती और आसमान दोनों मिलते हुए से दिखाई देते हैं, उसे क्षितिज कहते हैं। और बेला एक खास समय, जैसे सांध्य बेला, प्रभात बेला, है ना? तो जो मिलन वाले समय होते हैं दिन और रात के, चाहे दिन जा रहा हो, रात आ रही हो, या रात आ रही है दिन जा रहा है, तो ऐसे समय को बेला कहते हैं। अगली लाइन मैम, जहाँ सृजन करते मेला से। और जहां पर सृजन हो, देखिए अब कभी फिर वो लौट रहा है एक तरह से संसार में, वो कह रहा है कि सृजन हो, मेला हो, सब कुछ हो, पर वो कहने का मतलब उसका यही है कि सब कुछ बहुत ही सुखद और प्रेममय हो। ये सब कुछ हुआ, प्रिय से मिलन हुआ, प्रेम कथा सुनी, तो क्या होगा? क्या हम सिर्फ कथा ही सुनते रहेंगे? क्या प्रेम में ही डूबे रहेंगे? क्या रात ही बनी रहेगी? ऐसा तो नहीं है ना। तो फिर बेला हो मतलब आए, दिन होगा, और जहां पर फिर एक बार
जीवन अपने अपने सृजन के कार्यों में लग जाएगा। सृजन जब किसी कार्य के द्वारा फिर से नए उत्पादन शुरू होते हैं। सृजन में बहुत कुछ आता है। जितनी भी चीजें उन्नत की जाती हैं सब सृजन ही है। चाहे आप खेत की फसल को सींच करके उसे पुष्ट कर रहे हो, वृक्षों को पानी दे रहे हो, बच्चों के जन्म हो रहे हो, हर कार्य तो सृजन ही है। या कविता लिखी जा रही हो, जो भी नया आकार लेगा, जिसे भी एक नया जीवन दिया जाएगा, वो सृजन है। तो फिर सृजन हो। कभी यहाँ उदासी से निकल रहा है अब। हाँ, आगे। अमर जागरण उषा नयन से बिखराती हो ज्योति घनी रे। अब देखो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, क्योंकि अब ये नई नई लाइनें हैं ना, जो हमने पहले नहीं पढ़ी थी, तो इसलिए अमर जागरण उषा नयन से। बस अमर जागरण, अब फिर से एक नव जागरण हो, अमर जागरण हो, है ना। और कैसा जागरण हो? जैसे उषा नयन। अब देखो यहाँ पर रूपक अलंकार है, पहचानो इसे। न सा है, न सी है, न कोई वैसा है कि ज्यों त्यों। जो उत्प्रेक्ष अलंकारों में ज्यादातर ज्यों त्यों शब्द होता है। ज्यों चंद्रमा का मुख, है ना, त्यों चंद्रमा का मुख, ऐसे होता है। तो यहाँ पर रूपक अलंकार है उषा नयन। उषा सुबह का समय, जो जहां एक और सूर्य की लालिमा एक ऊष्मा दे रही होती है कि धूप निकलेगी, और उस धूप की गर्मी से अब क्या क्या सृजन के कार्य होंगे। एक रोशनी मिलनी शुरू हो जाती है, लेकिन हृदय में ठंडक भी होती है, हर कार्य में मन लग रहा होता है। और रात भर की जो प्रेम और कथा का जो ढीलापन था, वो ढीलापन, वो शिथिलपन, वो उदासी, वो आलस्य दूर होने लगता है ना। उषा काल आते आते, जैसे उषा काल आता है, सुबह होता है। आप लोग मान लो पढ़ करके थक करके सो गए हो, तो जब आप देखते हो कि दिन निकल रहा है, तो फिर एक बार उत्साह आता है, अरे उठा जाए, उठ करके मैं नहा धो करके फलाना काम निपटाना है, और इसके बाद फिर मुझे पढ़ना है। ऊर्जा से भर जाता है ना मन। तो वही उषा की भांति फिर से जैसे सुबह आ गई हो, इस तरह से संसार जगमगा जाए, रोशनी से भी, और शीतलता भी बनी रहे। और लेकिन सारा जो शिथिलपन था, जो ढीला छोड़ दिया था जिस काया को, वो अब वो समाप्त हो। आगे। बिखराती हो ज्योति घनी रे। हाँ, और वो उषा जो नयन है ना, मतलब जो सुबह का समय है, वो एक ज्योति सी बिखराती हो। और ज्योति क्या है? ज्योति तो प्रकाश है ना। तो ज्योति तो बिखरेगी ही। जब उषा आ जाएगी, तो जीवन का जो जब शिथिलपन चला जाएगा, जो ढीला काया थी वो ढीलापन चला जाएगा, तो अपने आप अपने अपने कार्यों में जब लगेंगे, तो ऊर्जा की और नव सृजन की एक ज्योति सी जग जाएगी। ज्योति प्रकाश का प्रतीक है, लेकिन हमारा ज्ञान और हमारी सृजन शक्तियां, क्योंकि बिना ज्ञान के तो आप ना तो सृजन नहीं कर सकते। चाहे पढ़ने का सृजन हो, चाहे खाना बनाने का सृजन हो, चाहे खेतों में पानी देने का, कुछ भी पेड़ पौधे का, या कुछ और सृजन हो, कोई कलाकृति बनाने का, कोई भी सृजन ज्ञान की ज्योति से ही होता है। तो ज्ञान की ज्योति, ऊर्जा की ज्योति, है ना, ये सब कुछ संचरित हो जाए, और दिन आते ही ये सब होने लगता है। तो कभी जहां पहले चाहता था कि एक शांत कोमल ऐसी सांझ आए जिसमें वो डूबकर शिथिल हो जाए, अब वहीं वो उस प्रभात की कल्पना कर रहा है जिसमें सृजन हो, प्रकाश हो, ज्योति हो। आगे। आगे और है? नहीं मैम, कविता आज यहाँ समाप्त होती है।
तो आप सब एक बार पढ़ लो इस कविता को, और किसी को कहीं कोई लग रहा हो कि ये लाइन, ये शब्द हमें अभी थोड़ा कम क्लियर है, तो आप मेरे से पूछ लो। मैम आपकी तबीयत खराब है? खैर पढ़ाने के लायक तो बढ़िया है, वैसे मैं थोड़ा सा सैटरडे से हो गया है, ऐसे ही चल रही हूँ कि सिर्फ तुम्हें पढ़ाना होता है जब, या किसी और भी किसी क्लास को, तो उस समय एक्टिव हो जाती हूँ, नहीं तो चुपचाप लेटी रहती हूँ। मैम ध्यान रखो अपना, अरे मौसम बदल रहा है ध्यान ना। रखते रखते हो रहा है, और क्या किया जाए, थोड़ा। काढ़ा वगैरह मैम पीते रहना समय समय से। नहीं ऐसा कुछ नहीं है मुझे, पर यह है कि हाँ, थोड़ा काढ़ा वाढ़ा भी तो नुकसान करता है ना, गर्मी है अभी, ज्यादा गर्म चीजें भी नुकसान करती हैं। कोई भी चीज हो ना, ज्यादा नहीं फॉलो करनी चाहिए। ज्यादा फ्रिज की चीजें यूज करोगे वो भी आपको बीमार करेगा, इसी तरह ज्यादा काढ़ा वगैरह पियो तो भी बीमार करेगा। और लड़कियों को तो खास तौर से नहीं ज्यादा पीना चाहिए, वरना इसका पीरियड्स में बुरा इफेक्ट हो सकता है। तो तुम लोग भी अपना ध्यान रखना, और चीजों को हमेशा ध्यान दो कि बॉडी को कितना चाहिए उतना। बॉडी की लैंग्वेज भी व्यक्ति को समझना बहुत जरूरी है। इतना डॉक्टर नहीं हमको समझ पाता जितना हम खुद को समझ सकते हैं। मैम मैं भी आपको समझती हूँ, तभी मैंने आपसे पूछा। मैम आपकी तबीयत खराब है? हाँ वो थोड़ा बहुत लग रहा होगा मेरे गले से। तो आप लोग देख लो इस कविता में कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो। जब तक मैं भी तुम्हारा रजिस्टर देखती हूँ अटेंडेंस के लिए। JAWS Professional. Opt to 6 point desktop. Attendance register 1 2020. Attendance register. Genetic orientation. Blank S5. Roll no period. 12 0. पढ़ रहे होगे इस कविता? यस मैम। हाँ ठीक। एक बार मैं फिर से पढ़ दूं मैम ग्रुप में दोबारा नहीं यहाँ नहीं पे? पढ़ने, नहीं नहीं, जिसको जहाँ प्रॉब्लम हो तो वो खुद पूछे, खुद ही पढ़े। ओके। हाँ रीडिंग की जरूरत नहीं है, और अगर ओके है तो फिर मैं अटेंडेंस ले लूँ। मैं अटेंडेंस रजिस्टर में रेडी हूँ तुम्हारी अटेंडेंस के लिए। तुम बता दो देख के कविता को कि कहीं कोई प्रॉब्लम लग रही है या नहीं है। शांत हो गया। पढ़ रहे होंगे तो शांत तो होना ही पड़ेगा। तो मैं अटेंडेंस भी लेती जा रही हूँ गर्ल्स। तुम्हारी कोई प्रॉब्लम तो सैटरडे को भी पूछ सकते हो, क्योंकि 2 बज रहा है ना। मैम 3 बज गए, हाँ भूख उस भी बीच लगी मुझे है। उल्टा पुल्टा समय याद आ जाता है ना, 1 यस बजे मैम, समय भूख भी याद आ लगी जाता है है। तो उस हिसाब से 2 बजा देती हूँ मैं। बोलने में गलती कर जाती हूँ क्योंकि 1 घंटा कोई बात इधर नहीं उधर मैम, ध्यान आ जाता है ना। चलिए मैं भूख संभाल भी लगी है मैम, मैंने तो पानी भी नहीं पिया। चलो मैं ले रही हूँ अटेंडेंस। 20,301. रोल Blank नंबर 1। S5. प्रेजेंट मैम। 20,302. 2। Blank S6. 1. 20,305. 5। Blank S7. A. 20,306. Blank 6। S8. A. 20,307. Blank 7। S9. प्रेजेंट मैम। 1. 20,310. 10। Blank S10. A. 20,310. 1.
20,312. 12 Blank S11. A. 20,315. अच्छा 20,003. Blank S12. 20,315. 15 Blank S12. A. 20,318. 18 Blank S13. A. 20,323. Blank 23 S14. A. 20,325. Blank 25 S15. Present, ma'am. 1. 20,326. Blank 26 S16. Present, ma'am. 1. 20,327. Blank 27 S17. Present, ma'am. 1. 20,328. Blank 28 S18. Present, ma'am. 1. 20,332. Blank 32 S19. A. Blank S. Blank S. Blank S20. A. S19. क्या करना Attendance है register 1. 20,333. Blank S20. 33 A. Present, ma'am. 20,300. 20,001. Blank S21. 20,336. Blank 36 S21. Present, ma'am. 1. 20,337. Blank 37 S22. A. 20,338. Blank 38 S23. Present, ma'am. 1. 20,339. Blank 39 S24. Present, ma'am. 1. 20,344. Blank 44 S25. A. 20,351. Blank 51 S26. A. 20,353. Blank 53 S27. A. 20,354. Blank 54 S28. A. 20,357. Blank 57 S29. Present. 1. 20,358. Blank 58 S30. Present, ma'am. 1. 20,360. Blank 60 S31. Yes, ma'am. 1. 20,362. Blank 62 S32. Present, ma'am. 1. 20,363. Blank 63 S33. A. 20,365. Ma'am, Blank 63 S34. present, ma'am. कौन Present, ma'am. एक सेकंड दो लोग बोल रहे हैं कौन कौन बोल रहे हैं एक तो मैम 63. ठीक है और कौन बोल रहा था मैम मैं यही बोल रही थी कि 63 प्रेजेंट है. तो तुम क्यों बोल रही थी मैम क्योंकि आपकी वॉइस नहीं आई थी मुझे इसलिए. मेरी वॉइस नहीं आ रही थी सब जब आ रही है तो सबको ही आएगी 20,363. A. S33. 20,363. A. S1. 20,365. Blank 65 S34. Present, ma'am. 1. 20,366. Blank 66 S35. A. 20,368. Blank 68 S36. A. 20,369. Blank 69 S37. Present, ma'am. 1. 20,374. Blank 74 S38. A. 20,379. Blank 79 S39. A. Present, ma'am. 20,379. 1. 20,381. Blank 81 S40. A. 20,382. Blank 84 S41. A. 20,383. Blank 83 S42. Present, ma'am. 1. 20,385. Blank 85 S43. A. 20,386. Blank 86 S44. A. 20,387. Blank 87 S45. A. 20,388. Blank 88 S46. A. 20,389. Blank 89 S47. Present, ma'am. 1. 20,392. Blank 92 S48.
A. Present. 20,392. 1. 20,393. Blank 93, S49. A. 20,397. Blank 97, S50. Present, ma'am. 1. 20,399. Blank S51. 99 नहीं है ना? A. चलो तो बस ये हो गई तुम्हारी अटेंडेंस, और फिर मिलते हैं सैटरडे को वो कविता के साथ अरिवरुणा की शांत कछार। टाइम होगा तो अशोक की चिंता भी पढ़ेंगे, और ये बिल्कुल अलग हटके कविताएं होंगी दो। Romo period 12. 0 Sep पढ़ रहे 20,301. 1. इन भावों से काफी हटकर। Control Shift Down Arrow. Select. Copied selection to clipboard. थैंक यू गर्ल्स, गुड गर्ल्स। ऐसे ही बस ये डिसिप्लिन बनाए रखना, क्योंकि Blank T5. क्लास के डिसिप्लिन के बिना हम कुछ नहीं सीख सकते। जब कुछ सीखना होता है तो डिसिप्लिन बहुत जरूरी हो जाता है। Pasted from जब clipboard. हम बिल्कुल Control S. औपचारिक ढंग से वही कवि के अनुसार प्रेम कथा सुननी हो और शिथिल होना हो तब सब चल सकता है, लेकिन यहाँ तो हम कुछ सीखने के लिए है ना, तो यहाँ ये सब नहीं हो सकता। Romo period 13. चलिए। Blank Q4. Control S. ओवर करूं? Meet dash T. Yes, ma'am. Dash Google bye. Chrome. फिर मिलते Shalini हैं। Kumari has left the meeting. ओके बाय। Alt F4. You left the meeting. Meet dash teaching time dash Google Chrome. Alt F4. Opt 26.1.1 left parent 64 dash bit.